हेलो एवरीवन। आज हम लेखक जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया संस्मरण सांवले सपनों की याद, जो सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक के जीवन पर लिखा गया है, उनसे संबंधित बातें लिखी गई हैं, उसमें का अध्ययन करेंगे, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। परंतु इससे पूर्व हम लेखक जाबिर हुसैन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। जाबिर हुसैन जी की लेखन में जो भाषा शैली होती थी वो कलात्मक होती थी, और ये एक राजनीतिज्ञ भी थे और इसके साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी थे। जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगीर गांव में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर तक अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद अंग्रेजी भाषा और साहित्य के ही प्राध्यापक भी नियुक्त हुए। शुरू से ही देश की राजनीति में ये सक्रिय रहे। 1977 में इन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी, यानी विधायक बने, एमएलए, और साथ ही तब इन्हें सरकार में मंत्री पद भी दिया गया था। 1995 में वे बिहार विधान परिषद के सभापति भी चुने गए। ये एमएलसी के जो इलेक्शंस होते हैं। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ अपने अनुभवों को उन्होंने अनेक प्रकार से, विविध प्रकार से गद्य शैली में लिखा। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं: ढोला बीबी का मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी आदि ये प्रमुख हैं। और इनकी साहित्यिक विशेषताओं की हम जहां तक बात करें, इन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लिखा है, क्योंकि ये जानकार थे तीनों भाषाओं के। और अपने लेखन में इन्होंने आम आदमी के संघर्ष को स्थान दिया है। लेखन में अनेक राजनीतिक अनुभवों का भी इनके बहुत बड़ा योगदान है। जाबिर हुसैन की डायरी कला पर विशेष चर्चा अक्सर होती रहती है। उन्होंने विशिष्ट व्यक्तित्व और प्रभावपूर्ण ढंग से डायरियां लिखी हैं। उन्होंने इस विधा की प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नए नए प्रयोग किए। जाबिर हुसैन के डायरी लेखन के संबंध में किसी शायर ने कहा था, यह मुख्तसर तहरीरें डायरी के जुमेर में आती हैं। मुख्तसर यानी संक्षिप्त रूप में आती हैं। न कहानी के, न कथा के, रिपोर्टाज, इन्हें तो खालिस जाबिरनामा ही कहा जा सकता है। इन्हें तो केवल खास जाबिरनामा ही कहा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं, आज का हमारा विषय इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, सांवले सपनों की याद। पाठ के सारांश पर आ जाते हैं। यह संस्मरण शैली में लिखा गया है और ये आप समझ ही गए हैं कि लेखक जाबिर हुसैन जी ने लिखा है। और ये इन्होंने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली जी की याद में लिखा है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु से बहुत गहरा सदमा लगा था, बहुत आघात पहुंचा था। इसीलिए वे यह संस्मरण लिखने के लिए तत्पर हुए। उनकी मृत्यु के जस्ट बाद उन्होंने यह संस्मरण लिखा। दरअसल सांवले सपनों की याद में सपनों के साथ साथ सांवला शब्द दुख की भी अभिव्यक्ति की गई है। इसका जब शीर्षक की बात आती है प्रश्नोत्तर में, तब हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो सारे सपने थे जो सालिम अली जी हर रोज पक्षियों को लेकर बुनते थे, नए नए सपने देखते थे, बहुत अधिक खोज करते थे। और आज उनकी मृत्यु के साथ वो सारे सपने, उनके अंतिम यात्रा, उनके शव के साथ सब दफन हो गए, अर्थात वहीं सिमट कर रह गए, समाप्त हो गए। हुसैन साहब ने कहा है कि उनकी शव यात्रा में यूं तो हजारों लोग जा रहे थे, आरंभ यहीं से होता है पाठ का, लेकिन उस भीड़ में
सालिम अली सबसे आगे चल रहे थे। ये भी एक परंपरा होती है कि जब शव यात्रा होती है तो शव सबसे आगे चलता है। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी सैलानी यानी यात्री, घूमने फिरने वाला पर्यटक की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह उनका अंतिम सफर था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर अंतिम सफर पर निकल गया हो। अब कोई भी व्यक्ति अपने दिल की धड़कनें देकर भी उन्हें पुनः जीवित नहीं कर सकता था, कितना ही कोई प्रेमी हो। और यह ऐसा कटु सत्य है कि हमारा कितना भी प्रिय व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हम लाख रोते झींकते तड़पते रहें, परंतु कोशिश करने पर, अपना जीवन दान देने पर भी हम उसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते। केवल दुख सहन करके इस पीड़ा को झेल कर रह जाते हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति कभी वापस नहीं आ सकता, कितना ही प्रयास कर ले हम। लेकिन उनकी यादें, सालिम अली जी की बात यहाँ की गई है, उनकी यादें हमेशा लोगों को कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी कभी कष्ट भी पहुंचाती हैं। यही दुख पहुंचाने वाली यादों को यहाँ लेखक ने सांवले सपने कहा है, क्योंकि किसी के भी जाने पर, हमारा अपना कोई जब जाता है तो हमें बहुत पीड़ा महसूस होती है। सालिम अली जी हमेशा कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नजर से देखना मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है, भूल है। पक्षियों का नाम सुनते ही वे अपने आप, अपनी जुबान पर, दिमाग पर, यानी एक के बाद एक बातें उनके मुंह से अनायास ही निकलने लगती थी। जरा सा आप पक्षी का जिक्र कर दो तो वो तुरंत बताने लगते थे। इतनी गहरी उन्होंने पक्षियों पर खोज की थी। और बहुत छोटी आयु में, किशोर अवस्था में, एक घटना उनके साथ घटित हुई थी जिसके बाद उन्होंने उसी समय ये निर्णय ले लिया था कि वो पक्षी वैज्ञानिक बनेंगे। आमतौर पर बच्चे आज बंदूक से खेलते, प्लास्टिक की गन होती है, गुलेल से ये खेल रहे थे। और पहले सभी के आंगन में नीम के पेड़ होते थे, बरगद के पेड़ होते थे, लगे ही होते थे, नीम का तो सभी आंगन में होता था। तो वहां एक पक्षी बैठा था और इन्होंने जो गुलेल चलाई वो पक्षी को लगी और वो नीचे आकर गिर गया घायल होकर। उसके बाद इन्होंने गुलेल तो फेंकी और इन्हें इतनी पीड़ा पहुंची सालिम अली जी को कि इन्होंने उस पक्षी को उठाया, साफ किया, उसके जख्म को, उस पर मरहम पट्टी की, उसको स्वस्थ किया। और वहीं से इनके जीवन की दिशा बदल गई और इन्होंने तय किया कि मैं पक्षियों पर ही जीवन भर खोज करूंगा। और वास्तव में इन्होंने अपने इस जो एक निर्णय लिया था, प्रतिज्ञा ली थी, उसको पूरा भी किया। एक वृंदावन का यहाँ जिक्र किया गया है कि वृंदावन का नाम सुनकर कृष्ण की याद जैसे स्वतः ही आ जाती है, वैसे ही पक्षियों का जिक्र करने पर सालिम अली जी स्वतः ही याद आ जाते हैं। वृंदावन में कब कृष्ण ने गोपियों की मटकियां तोड़कर माखन खाया होगा, या कब गोपियों के संग उन्होंने रास रचाए होंगे, अपनी मधुर मुरली की धुन से सभी ग्वाल बालों को अपनी ओर आकर्षित किया होगा, वह किसी ने नहीं देखा। परंतु आज भी जब हम वृंदावन का जिक्र करते हैं तो अनायास ही कृष्ण की याद, उनका ध्यान आ जाता है, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। और आज भी यमुना के उस काले पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी कहीं से श्री कृष्ण आएंगे और बांसुरी बजाते हुए वो कालिया नाग पर नृत्य करते हुए दिखाई देंगे, या सारे वातावरण को बांसुरी की उस मधुर ध्वनि से झंकृत कर देंगे, भर देंगे। सच में वृंदावन और कृष्ण का एक दूसरे का बड़ा गहरा संबंध है, बल्कि हम कह सकते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही सालिम अली जी और पक्षी, उपमा यहां दी गई है कृष्ण और वृंदावन की।
यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे कृष्ण और वृंदावन एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक वैसे ही पक्षी और पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली जी हैं। यदि हम पक्षियों की बात करते हैं तो स्वतः ही उनकी याद आ जाती है, जैसे वृंदावन की बात करने पर कृष्ण की याद आ जाती है। और आयु में यदि उनको देखा जाए तो 90 के आसपास, 100 से कुछ कम की आयु उनकी रही होगी। और आप ये देखिए कि चश्मा नहीं पहनते थे, दूरबीन हमेशा गले में लटकाए रखते थे, क्योंकि कब कहाँ से उन्हें किस पक्षी की क्या कोई हरकत, कोई एक्टिविटी उन्हें दिखाई दे जाए जो वो उनसे छूटी हो, तो बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से उन्होंने प्रकृति और पक्षियों को देखा, समझा और संजोया। पक्षियों की खोज के बारे में यदि उनके विषय में कहा जाए तो बहुत ही बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया। कैंसर जैसी भयानक बीमारी उन्हें हो गई थी। यही रोग उनकी मृत्यु का कारण भी बना। 100 वर्ष तो नहीं, बस उससे कुछ ही कम थे, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी तहमीना बहुत उनका ध्यान रखती थी और ये इनके विद्यालय में पढ़ने के साथ की साथी थी। सालिम अली को बर्ड वॉचर के नाम से भी जाना जाता है। सालिम अली के बर्ड वॉचर बनने के पीछे जो कहानी है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी है कि वो बचपन की एक घटना थी जिसे झेल कर ये पक्षी वैज्ञानिक बने और इन्होंने ये तय किया कि मुझे पक्षियों की दुनिया में ही तरह तरह से खोज करनी है, उनका ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें खोज कर निकालूंगा जो अन्य किसी ने नहीं निकाली। और सालिम अली की तुलना यहाँ अंग्रेजी उपन्यासकार लॉरेंस से भी की गई है, क्योंकि लॉरेंस अपनी छत पर चिड़ियों को बैठने की जगह देते थे, उन्हें दाना पानी देते थे और शाम के समय उनके साथ घंटों समय व्यतीत करते थे। एक जगह कहा गया है कि सालिम अली जी ऐसे प्रकृति प्रेमी थे कि ये प्रकृति से प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि प्रकृति इनसे प्रभावित थी, क्योंकि ये अपना बहुत बड़ा समय प्रकृति के साथ व्यतीत करते थे, पक्षियों के साथ व्यतीत करते थे। और साम्यता यहाँ अंग्रेजी उपन्यासकार D.H. लॉरेंस से की गई है, क्योंकि वो भी अपना बहुत सारा समय पक्षियों के साथ व्यतीत करते थे और उन्होंने असंख्य कविताएं आदि पक्षियों पर लिखी भी हैं। उनकी भी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस बहुत उनकी सहयोगी थी। और जब लॉरेंस की मृत्यु के बाद फ्रीडा से ये पूछा गया कि आप उनके बारे में क्या क्या बता सकती हैं, तो फ्रीडा ने कहा कि मैं तो कुछ भी शब्दबद्ध नहीं कर सकती लॉरेंस के बारे में, बल्कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गोरैया हैं आप उनसे पूछो तो वो लॉरेंस के बारे में और मेरे विषय में भी ढेर सारी बातें आपको बता सकती। इस संस्मरण के अंत में जाबिर हुसैन जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे और बचपन के दिनों की घटना को यहाँ उन्होंने याद किया है। साथ ही सालिम अली जी के लिए ये बताया है कि वे पक्षियों की दुनिया में, प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं बल्कि एक समुद्र बनकर रहे, क्योंकि टापू तो एक निश्चित दायरे में होता है और समुद्र का कोई आकार नहीं होता। फिर गहराई में, उसके गर्भ में न जाने कितने रत्न छिपे होते हैं। ठीक ऐसे ही सालिम अली जी बहुत गुणी व्यक्तित्व थे, बहुत गुणी व्यक्ति थे। और अंत में उन्होंने कहा कि जब तक वे लौट कर नहीं पुनः आ जाते, मैं उन्हें गया हुआ नहीं मान सकता। मेरी आंखें आज भी नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना, तुम लौटोगे। यहाँ समाप्ति हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसके अभ्यास प्रश्न उत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊँगी। धन्यवाद।